हमारे पूर्वजों ने हमेशा से ये कल्पना की है कि क्या ये जो दुनिया है, इस जैसी कोई और दुनिया कहीं और मौजूद हो सकती है। क्या पृथ्वी जैसा कोई और ग्रह कहीं पे हो सकता है। बाकी लोगों की कल्पनाएं तो कहानियों तक सीमित रह गई, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स यानी खगोल वैज्ञानिकों ने इस दिशा में जवाब तलाशने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। हमारे जो सौर मंडल के ग्रह हैं वो तो हमें आसानी से रात के आसमान में नजर आ जाते हैं, अपनी आंखों से ही हम देख सकते हैं, टेलीस्कोप से भी और बेहतर देख सकते हैं। लेकिन हमसे अरबों खरबों किलोमीटर दूर ग्रह, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था सदियों तक। फिर आज से 30 साल पहले कुछ सिग्नल्स डिटेक्ट होते हैं और उन्हें एनालाइज करने का तरीका खोजा जाता है, जिससे हमें सौरमंडल के बाहर मौजूद ग्रहों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। एक्सोप्लैनेट्स की कहानी एक नई दिशा ले लेती है। इस वीडियो में हम एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि अरबों खरबों किलोमीटर दूर ग्रह कैसे तलाशे जाते हैं। पिछली कुछ सदियों पहले हमें मालूम हुआ कि हमारी पृथ्वी और बाकी ग्रह जिस सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो विशाल ब्रह्मांड में महज एक मामूली सा तारा है। यह हमें बाकी तारों से इसलिए अलग नजर आता है क्योंकि हम इसके बहुत पास हैं। सूर्य से बड़े, छोटे और इसके जैसे खरबों तारे इस अंतरिक्ष में दूर टिमटिमाते नजर आते हैं। मनुष्य ने जब भी रात में आसमान की तरफ देखा है, उसके मन में इन तारों को देखकर कई सवाल उठे हैं। जैसे कि एक सवाल यह है कि क्या हम इस दुनिया में अकेले हैं? क्या हमारी पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहां जीवन फलता फूलता है? क्या कहीं दूर पृथ्वी जैसे ग्रह भी मौजूद हैं? जैसे हमारे सौरमंडल में कई ग्रह एक तारे यानी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्या ये मुमकिन है कि आसमान में दिखाई देने वाले तारों के इर्द गिर्द कुछ ग्रह होंगे? इस सवाल ने मनुष्यों को एक नई तलाश की तरफ धकेल दिया, हमारे सौरमंडल से बाहर मौजूद ग्रहों की तलाश, और खासकर पृथ्वी जैसे ग्रह की तलाश। हमारे सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं उन्हें प्लैनेट्स कहते हैं, और ऐसा कहा गया कि जो इसके बाहर जो ग्रह मौजूद होंगे उन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहेंगे। एक्सो मतलब बाहर, तो एक्सोप्लैनेट्स सौरमंडल के बाहर के ग्रह। आज से करीब 400 साल पहले टेलीस्कोप का आविष्कार हो चुका था। हमारे पूर्वजों ने आसमान में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ पता किया, लेकिन एक्सोप्लैनेट्स का कोई निशान नहीं मिला। सदियों तक इनका अस्तित्व एक रहस्य बना रहा। लेकिन करीब 30 साल पहले 2 स्विस एस्ट्रोनॉमर्स ने तारों से कुछ अनोखे सिग्नल्स डिटेक्ट किए और इस कहानी की दिशा बदल गई। 1995 में पहली बार हमारे सौरमंडल के बाहर किसी ग्रह का पता चला। सूर्य जैसे किसी तारे की परिक्रमा करने वाले पहले एक्सोप्लैनेट की खोज हुई और दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान रह गए। अपन जानेंगे कि 90 के दशक में ऐसा क्या हुआ था और कैसे पहले एक्सोप्लैनेट्स खोजे गए थे। लेकिन अपन पहले ये समझ लेते हैं कि एक्सोप्लैनेट्स को देखना इतना मुश्किल भरा काम क्यों है, इतना चुनौती भरा काम क्यों है। इसके पीछे के 2 मेन रीजन है, वो है दूरी और चकाचौंध। ब्रह्मांड में सभी तारे बहुत दूर दूर हैं और ये दूरियां इतनी ज्यादा हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एक अंदाजे के लिए आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसके बाद जो तारा हमारे सबसे पास मौजूद है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटाउरी, और इसकी दूरी सूर्य से भी करीब 2.5 लाख गुना ज्यादा है। मतलब 15 करोड़ में 2,68,770 का गुणा कीजिए, जवाब आएगा करीब 40 लाख करोड़ किलोमीटर। सोचिए, ये हमारा सबसे पड़ोसी वाला एकदम तारा है। किसी शक्कर खत्म हो जाती है घर में तो जैसे शक्कर मांगने जाते हैं पड़ोसियों के यहाँ, तो इतनी दूर जाना पड़ेगा, 40 लाख करोड़ किलोमीटर। बाकी ये इतने अरबों खरबों तारे हैं, ये तो और भी ज्यादा दूर है। दूसरी समस्या ये है कि प्लैनेट्स की अपनी खुद की कोई लाइट भी नहीं होती है। ये पास मौजूद स्टार की रोशनी में चमकते हैं, लेकिन ये तारे आकार में ग्रहों से इतने बड़े होते हैं और उन तारों की रोशनी इतनी भयानक होती है कि उतने बड़े स्टार की चकाचौंध में मजाल है कोई और चीज नजर आ जाए। खगोल वैज्ञानिक अपनी इस चुनौती को अपन लोगों को, आम लोगों को बताते हैं एक जुगनू देखने वाली समस्या के तौर पर। फर्ज कीजिए कि अपन लोगों को एक जुगनू देखना है, लेकिन वो जुगनू जगमगाती हुई क्रिकेट स्टेडियम वाली लाइट के ऊपर बैठा है और ये क्रिकेट स्टेडियम हमसे हजारों किलोमीटर दूर है। क्या आपको जुगनू नजर आएगा? पृथ्वी से आसमान में किसी एक्सोप्लैनेट को तलाशना इसी जुगनू को देखने जैसा है। इसलिए आज से कुछ दशकों पहले तक एक्सोप्लैनेट्स को खोजना लगभग नामुमकिन माना जाता था। तब लग रहा था कि इस छोटी सी पृथ्वी पर रहने वाले छोटे से प्राणी यानी हम मनुष्यों की नजर बहुत सीमित है। लेकिन मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग कह गए हैं, मनुष्य अपने मन और मशीनों के सहारे अपनी नश्वर सीमाओं को लांघ सकता है। कुछ खगोल वैज्ञानिकों ने एक अलग अप्रोच से एक्सोप्लैनेट्स की खोज शुरू की और वो दूर तारों से आने वाले लाइट सिग्नल्स की बारीकियां को रेतने लगे। यहां से एक्सोप्लैनेट्स खोजने की एक क्रांतिकारी मेथड निकल कर आई जिसे डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी
या रेडियल वेलोसिटी मेथड भी कहा जाता है। ये समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बेसिकली तारों से आने वाली लाइट में कुछ ऐसे पैटर्न छुपे होते हैं जो उनके आसपास मौजूद प्लैनेट्स की, ग्रहों की गवाही दे देते हैं। ये किस तरह के पैटर्न होते हैं ये समझने के लिए हमें पहले एक मिसकंसेप्शन दूर करना होगा जो हमें स्कूल में पढ़ाया गया है या हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमें पढ़ाया जाता है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य एक जगह स्थिर खड़ा रहता है। लेकिन ये गलत समझ है। असलियत में होता यह है कि दूसरे भारी ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव सूर्य पर भी पड़ता है और सूर्य खुद बाकी प्लैनेट्स के साथ एक पॉइंट की परिक्रमा करता है जो कि सूर्य के बहुत पास ही होता है और सूर्य का घूमना बहुत मामूली सा होता है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड ये है मिलॉर्ड कि हल्का सा ही सही सूर्य भी घूमता है। बारात में कुछ वो फूफा जी टाइप के सज्जन लोग नहीं होते जो दूसरों को नचवा रहे होते हैं और उन पर नचार अचार कर रहे होते हैं लेकिन खुद ज़रा भी नहीं नाचते हैं। फिर एक आध कोई तो आदमी उनको भी ज़रा सा भी कह देता है कि आप भी थोड़ा सा नाचिए, तो वो भी हल्का सा बिल्कुल ज़रा सी मूवमेंट ये ऐसे करके नाच देते हैं, तो उनका नाच दर्ज हो जाता है कहने को तो, लेकिन सबको पता होता है उन्होंने नाचा नहीं। ये जो फूफा जी का डांस है बारात में, सूर्य की मूवमेंट भी लगभग इतने ही होती है, बहुत मामूली सी। इस तरह की जो सूर्य की हल्की सी मूवमेंट होती है एक पास मौजूद पॉइंट के आसपास, उसे अंग्रेजी में वॉबल करना कहते हैं। मतलब अपनी जगह के इर्द गिर्द हल्का सा मटकना या डोलना। लेकिन अपन तो एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने की बात कर रहे थे, कहाँ ये सोलर सिस्टम से फूफा जी पे पहुंच गए। यहीं पे असली खेल छुपा है, उस स्टार की मूवमेंट में, जो सटल मूवमेंट होती है उसमें। यहाँ एक पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि अगर दूर अंतरिक्ष में किसी तारे के इर्द गिर्द ग्रह मौजूद हैं तो उनके प्रभाव में वो तारा भी वॉबल करेगा। मतलब जिस स्टार में ये हल्की सी मटकने वाली, वॉबल करने वाली प्रवृत्ति नजर आ जाएगी, उसके आसपास एक्सोप्लैनेट होना चाहिए। ये तो कॉन्सेप्ट वाली बात हो गई, लेकिन प्रैक्टिस में ये बहुत मुश्किल चीज़ है। कोई स्टार ऐसे वॉबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देख के पता नहीं चलता कि आपको लगे कि हाँ हमने टेलीस्कोप लगाया, हम स्टार को देख रहे हैं और पता चल गया हाँ देखो फूफा जी हल्का सा नाच रहे हैं, तो स्टार वॉबल कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। फूफा जी का जो डांस होता है वो बहुत सटल होता है, उस स्टार की मूवमेंट बहुत ही मामूली सी होती है। इसी हल्की सी मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए एस्ट्रोनॉमी में एक बहुत बेहतरीन टेक्निक काम में ली जाती है जिसका नाम है डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी या रेडियल वेलोसिटी मेथड। किसी स्टार से आने वाली लाइट वेव का एनालिसिस करके ये पता लगाया जाता है कि वो वॉवल कर रहा है या नहीं। जब कोई लाइट सोर्स चक्कर काट रहा होता है, हिल डुल रहा होता है किसी पॉइंट के अराउंड, तो उसके वेव सिग्नल में एक पैटर्न नजर आता है। इस पैटर्न को डॉपलर शिफ्ट कहा जाता है। आपने अपनी आंखों से कभी डॉपलर शिफ्ट नहीं देखा होगा, बहुत मुमकिन है, लेकिन आपने कान से जरूर महसूस किया होगा क्योंकि साउंड भी वेव ही होती है। आपने कभी ट्रेन के हॉर्न को ध्यान से सुना है? जब ट्रेन आपकी तरफ आ रही होती है तो अलग तरह की भोंपू की ध्वनि सुनाई देती है, और जब आपके सामने से ट्रेन गुजर कर दूर जाने लगती है तो एक अलग हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। इस वीडियो क्लिप में ध्यान से सुनिए। हॉर्न तो वही था ट्रेन का और वो बज भी एक जैसे ही रहा था। फिर पास आती ट्रेन और दूर जाती ट्रेन अलग अलग तरीके से क्यों सुनाई देती है? ऐसा ही एम्बुलेंस के सायरन के साथ भी होता है, आपने ध्यान दिया हो कभी तो। ये सब जो साउंड के पैटर्न्स हैं, ये पास आती हुई और दूर जाती हुई चीज़ों, ये डॉपलर इफेक्ट होता है। इसको अपन थोड़ा सा बोर्ड पे समझ लेते हैं वेव्स बना के। तो यही वो ट्रेन या एम्बुलेंस वाले केस को अपन समझते हैं कि उसमें से आवाज़ अलग अलग क्यों आ रही है जब ट्रेन आगे जा रही है या हमारे पास आ रही है या हमसे दूर जा रही है। तो मान लीजिए ये ट्रेन या एम्बुलेंस क्या है ये पता नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं लग रही है, कुछ भी बना दिया है। इस पर लगा हुआ है, यहाँ पे एक हॉर्न है, ठीक है। अगर ये खड़ी रहती और ये ऑब्जर्वर यानी कि अपन लोग जो सुनते हैं उसकी आवाज़ को, इसको सोर्स बोलते हैं, इसे फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। तो सोर्स से अगर खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर को साउंड सुनाई दे रहा है, तो उसकी वेव मान लो ऐसी बना दी कि ये साउंड वेव है, वेव्स के फॉर्म में आती है एयर के थ्रू हमारे पास आवाज़। मान लीजिए अब केस थोड़ा अलग हो जाता है कि ये ट्रेन हमारी तरफ आ रही है, अपन यहाँ पे खड़े हैं, ये ट्रेन ऐसे अपनी तरफ आ रही है, ये भोंपू से आवाज़ आ रही है। तो इस साउंड वेव का क्या होगा ना कि ये इसकी तरफ आ रही थी, ये ऐसे दब जाएगी एक तरीके से, तो ये ऐसी संकुचित सी साउंड वेव बनेगी। और अगर ये हमसे दूर जाने लगती है, क्रॉस कर गई ट्रेन अपन को और ये अपन से दूर जाने लगी, ऑब्जर्वर से सोर्स दूर जाने लगता है, तो ये फैल जाती है। मतलब दूर, ये इससे दूर जा रहा है तो ये ऐसी थोड़ी सी ओरिजिनल वाली वेव से ही फैल जाएगी। तो आप देखेंगे कि
एक बार में क्या होता है कि जब सोर्स ऑब्जर्वर के करीब आ रहा होता है तो वो चिपक जाती है और इस तरह की साउंड वेव हो जाती है, और ये यहाँ से जब दूर जा रहा होता है तो ये फैल जाती है एक तरीके से। इसको बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट बोलते हैं। और ये इसमें होता क्या है, हमें आवाज़ अलग क्यों सुनाई देती है, क्योंकि ये जो चीज़ होती है इसको वेवलेंथ बोलते हैं। और ये यहाँ पे वेवलेंथ देखिए छोटी हो गई इसकी, और इसकी वेवलेंथ जो है वो बड़ी हो गई। तो जब हमारे पास आ रहा होता है तो हमें छोटी वेवलेंथ वाली साउंड सुनाई देती है, और जब हमसे दूर जा रहा होता है तो बड़ी वेवलेंथ वाली सुनाई देती है। इसको ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। जब ये इसके पास आ रहा होता है और ये वेवलेंथ कम हो जाती है, वेवलेंथ कम होती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये उल्टा इनका वो होता है, इसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, इसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी ज़्यादा वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी कम है। तो इसको ब्लू शिफ्ट बोलते हैं और इसको रेड शिफ्ट बोलते हैं, इसलिए इन कलर्स से बना दिए हैं। ये साउंड को लेके है, ये साउंड में हमें सुनाई दे जाता है, लेकिन हमारी आंखें लाइट की डॉपलर शिफ्ट को कैच नहीं कर पाती। लाइट भी एक तरह की वेव ही होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो उसमें भी ये सारे वेव्स के नियम अप्लाई होते हैं कि जब सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा होता है तो उसमें ब्लू शिफ्ट हो जाती है, और जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होता है तो लाइट में रेड शिफ्ट हो जाती है। ये स्टार्स की वॉबलिंग मूवमेंट को पकड़ने में कैसे मदद करता है, एक दूसरे डायग्राम से देखते हैं। अब समझिए कि ये कोई तारा है, बहुत दूर है, और वो वहाँ पृथ्वी से अपन इसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये आंख बना दी है, लेकिन बहुत एडवांस टेलीस्कोप से इस तरह के स्टार्स को ऑब्जर्व किया जाता है और डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये एक स्टार है जो मान लीजिए किसी एक्सोप्लैनेट के गुरुत्वाकर्षण में हल्का सा वॉबल कर रहा है। ये देख, बहुत छोटा सा, फिर भी थोड़ा बड़ा ऑर्बिट बना दिया है इसका, इतना ज़्यादा घूमता नहीं है, पर इफेक्ट के लिए कि दिखे कि हाँ ये घूम रहा है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें भी देखिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये घूम रहा है तो ये एक पॉइंट पे अर्थ के पास इस तरफ की मूवमेंट कर रहा है, घूमते घूमते घूमते। तो ये यहाँ पे ऐसे पास जा रहा है, तो इसमें ब्लू शिफ्ट हो जाएगी लाइट की। और जब ये एक मोमेंट पे जब ये दूर जा रहा होगा अपने रास्ते में तो ये रेड शिफ्ट हो जाएगी। और ये अलग अलग लाइट हमें दो अलग अलग इंस्टेंस पे रिकॉर्ड होंगी, और हमें पता चल जाएगा कि यार ये स्टार जो है ये वॉबल कर रहा है, हल्का सा इसमें सर्कुलर मूवमेंट है, ऐसे घुमावदार फूफाजी हिल रहे हैं। तो हमको पता चल जाएगा कि ये डॉपलर इफेक्ट रिकॉर्ड हो रहा है, इसका मतलब स्टार में किसी का ग्रेविटेशनल पुल है जिसके कारण ये हरकत कर रहा है, और इससे एक्सोप्लैनेट की मूवमेंट अपन को पकड़ में आ जाती है। इसके लिए बहुत से सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स लगते हैं, देख के पता नहीं चलता है। ये रीडिंग्स होती हैं, उनको फिर एनालाइज किया जाता है, तब जाके ये पता चलता है। तो इसमें सारी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ वगैरह यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही होती हैं अलग अलग मोमेंट पे इसकी, जब ब्लू शिफ्ट है, जब रेड शिफ्ट है। और हम लोगों को 11th-12th में पढ़ाया गया था, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं। डॉपलर शिफ्ट में क्या होता था, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हमें पता चल गई और इसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गई तो इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था एक अलग अलग चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी से, जो कि निकाला जा सकता था कि इधर पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, इधर पे इसकी वेलोसिटी कितनी। वेलोसिटी मतलब किस गति से, कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। स्पीड का एक मॉडिफाइड वर्जन वेलोसिटी होता है। तो इस फ्रीक्वेंसी से जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, इसकी अलग फ्रीक्वेंसी, इसकी अलग फ्रीक्वेंसी, अपन या इस टाइम की और इस टाइम की रिलेटिव वेलोसिटी पता कर सकते हैं। इसलिए इस डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली मेथड को रिलेटिव वेलोसिटी मेथड भी कहा जाता है। तो ये है डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी या रेडियल वेलोसिटी मेथड, जिससे किसी तारे की वॉबल मूवमेंट का पता लगाया जा सकता है। वॉबल मानिए हल्का सा ऐसे मटकना टाइप की जो मूवमेंट होती है। कोई भी तारा ये किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ही करता है, और इससे वहाँ एक्सोप्लैनेट की मौजूदगी का पता चलता है। ये मैनुअली करना बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए कई इंस्ट्रूमेंट्स और सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स की जरूरत होती है। प्लैनेट की मौजूदगी के अलावा डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से उस एक्सोप्लैनेट की कुछ और डिटेल्स भी मालूम चलती हैं, जैसे कि उस प्लैनेट का मिनिमम मास। किसी चीज का मास यानी द्रव्यमान ये बताता है कि वो चीज कितनी भारी है। जैसे मेरा मास 65 kg, जिसको हम लोग वजन बोलते हैं, उसको फिजिक्स में मास बोला जाता है। डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से किसी प्लैनेट का एग्जैक्ट मास पता नहीं चलता, न्यूनतम मास पता चलता है। एक अंदाजा लग जाता है कम से कम ये चीज कितनी भारी होगी। ये मेथड सीधे ना दिखाई देने वाले एक्सोप्लैनेट्स को समझने का एक महत्वपूर्ण जरिया बनी, और इसी के जरिए पहली बार एक सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा कर रहे एक्सोप्लैनेट की खोज हुई। और ये पिछले कुछ सालों में ही हुआ है। आज से 30 साल पहले हमें अपने सौर मंडल के बाहर किसी ग्रह के बारे में पता चला। ये साल 1995 की बात है। स्विट्जरलैंड के एक एस्ट्रोनॉमर डिडियर केलॉज को एक दूर मौजूद तारे से अनोखा डेटा प्राप्त हुआ। इस तारे का नाम है 51 पेगासी, जो हमसे करीब 50 लाइट ईयर दूर है। केलॉज इस तारे का डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला डेटा देख रहे थे, और वो ये डेटा देखकर हैरान हो गए। डेटा के आकलन से ये बात स्पष्ट समझ आ रही थी कि 51 पेगासी के आसपास
जरूर कोई भारी भरकम चीज परिक्रमा कर रही है। उन्हें अपनी इस खोज पर यकीन ही नहीं हुआ और वो इस डेटा को लेकर अपने गुरु मिशेल मेयर के पास गए। मिशेल मेयर और डिडियर केलॉज ने मिलकर अगले कई महीने तक कायदे से इसकी तहकीकात की। कई बार डेटा कलेक्ट किया गया और अलग अलग तरीके से क्रॉस चेक किया गया। जब सारी भ्रांतियां दूर हो गई उनकी और उन्हें पता चल गया कि नहीं, ये डेटा सही है, हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी नहीं है या कुछ और ऑब्जर्वेशन में गलती नहीं है, तो कई महीनों बाद अक्टूबर 1995 में उन्होंने एक पेपर प्रकाशित किया। ये पेपर पहली एक्सोप्लैनेट डिस्कवरी से जुड़े साक्ष्य पेश करता है। पहली बार हमारे सौरमंडल के बाहर सूर्य जैसे तारे के पास एक ग्रह खोजा गया था। इस ग्रह को नाम दिया गया 51 पेगेसी बी, मतलब जो स्टार का ही नाम था 51 पेगेसी, उसी के आगे 51 पेगेसी बी लगा दिया। बहुत क्रिएटिव नहीं होते हैं एस्ट्रोनॉमर्स नाम देते हुए। खैर, आगे चलकर दूसरे खगोल वैज्ञानिकों ने भी अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज से स्टार को ऑब्जर्व किया और ये पुष्टि की गई कि हाँ, 51 पेगेसी के इर्द गिर्द एक एक्सोप्लैनेट मौजूद है जिसका नाम है 51 पेगेसी बी। फिर ये भी पता चला कि 51 पेगेसी बी ग्रह अपने तारे के बहुत पास मौजूद है, मतलब इसका तापमान बहुत ज्यादा होगा और अपने तारे की परिक्रमा पूरी करने में ये ग्रह करीब 4 दिन का वक्त लगाता है। सोचिए, जुपिटर से विशाल ग्रह, बहुत ज्यादा पास, मरकुरी जो अपने सबसे पास मौजूद है सोलर सिस्टम में ग्रह, उससे भी ज्यादा पास मौजूद ग्रह 51 पेगेसी बी की बात हो रही है, और वो 4 दिन में अपना साल पूरा कर लेता है, जो पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं। इतनी जल्दी परिक्रमा लगा लेता है। क्या नजारा होगा वहां पे। ऐसी ग्रह पर जीवन की संभावना नील बटे सन्नाटा है, क्योंकि ये ग्रह बिल्कुल रहने योग्य नहीं है। खैर, ये पहली खोज थी और इसके बाद फिर लोगों ने देखना शुरू किया। इससे दूसरे तारों के आसपास भी ग्रहों की संभावना नजर आने लगी और दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स भी सौर मंडल के बाहर ग्रह खोजने लग गए। मेयर और केलॉज की इस खोज ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी का ध्यान खींचा और बाहर ग्रहों की तलाश एक नए सिरे से शुरू हुई। इन्होंने जिस मेथड का इस्तेमाल किया था, डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें कुछ कमियां हैं इस मेथड में। एक तो इससे किसी प्लैनेट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स पता करना मुश्किल है और इससे अधिकतर हॉट जुपिटर टाइप के प्लैनेट्स का पता चलता है, यानी एक तो जिनका वजन जुपिटर जितना ज्यादा है और वो अपने तारे के बहुत पास परिक्रमा करते हैं, इसलिए बहुत गर्म है, हॉट जुपिटर। लेकिन हमें तो ऐसे प्लैनेट्स की तलाश है जिनका वजन पृथ्वी जितना हो, मतलब पृथ्वी जैसे छोटे और थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे। जुपिटर जैसे गैसियस प्लैनेट्स नहीं, पृथ्वी जैसे थोड़े से छोटे और ठीक ठाक तापमान वाले चट्टान जिगर रॉकी प्लैनेट्स। इस टाइप के प्लैनेट्स को खोजने में डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत कारगर साबित नहीं हुई, इसलिए कालांतर में एक्सोप्लैनेट्स ढूंढने की एक दूसरी मेथड ज्यादा पॉपुलर हुई, जिसका नाम है ट्रांजिट मेथड। ये तो बहुत ही सिंपल सी मेथड है। डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो अपन को फिर भी थोड़ी बहुत फिजिक्स रिवाइज करनी पड़ी, इसमें कुछ नहीं, इसमें बस कॉमन सेंस की जरूरत है। अपन पृथ्वी से किसी भी तारे को ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी ब्राइटनेस का पता चलता है। ब्राइटनेस यानी कोई तारा कितना चमक रहा है। ट्रांजिट मेथड में इस ब्राइटनेस पैटर्न के जरिए हमें एक्सोप्लैनेट्स की मौजूदगी का पता लग सकता है। क्या है कि जब कोई ग्रह परिक्रमा करते हुए अपने तारे के सामने आता है तो उस तारे के जरा से हिस्से को ब्लॉक कर देता है, इससे उसकी ब्राइटनेस में हल्का सा डिप नजर आता है। हमारे पास ऐसे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स मौजूद हैं जो इस जरा से ब्राइटनेस की कमी को डिटेक्ट कर लेते हैं। जब कोई ब्राइटनेस में डिप पैटर्न बार बार रिपीट होता है तब पक्का हो जाता है कि कोई ग्रह बार बार परिक्रमा करते हुए सामने आ जा रहा है, जिसके कारण वो ब्राइटनेस में डिप नजर आ रहा है। ये जो प्लैनेट जब किसी स्टार के सामने से निकलता है, इसको ट्रांजिट कहते हैं। ये ट्रांजिट हो रहा है और इस मेथड से, यानी ब्राइटनेस में ट्रांजिट के दौरान जो ब्राइटनेस में डिप आता है, उससे किसी ग्रह की मौजूदगी का पता लगाने वाली मेथड को ट्रांजिट मेथड कहते हैं। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, इस मेथड से सिर्फ उन्हीं ग्रहों की हरकत पकड़ी जा सकती है जिनकी परिक्रमा का मार्ग पृथ्वी और उस तारे के बीच में आता है जिसकी वो परिक्रमा कर रहे हैं। यानी ट्रांजिट मेथड भी हर तरह के प्लैनेटरी सिस्टम को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। इसके बावजूद ये एक बहुत सक्सेसफुल तरीका है एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने का। ट्रांजिट मेथड से हमें किसी एक्सोप्लैनेट के बारे में कुछ और अलग तरह की प्रॉपर्टीज का पता चलता है, जैसे कि उस प्लैनेट का साइज, आकार में वो कितना बड़ा है, और ऑर्बिटल पीरियड, यानी वो ग्रह परिक्रमा पूरी करने में कितना टाइम लगाता है। देखिए, जो ज्यादा बड़ा ग्रह है वो ज्यादा ब्राइटनेस में डिप इंट्रोड्यूस करेगा उसकी, और जो कितनी बार डिप आ रही है, पहले आई 1 साल लग गया, फिर दोबारा डिप आई, तो इससे ऑर्बिटल पीरियड का अंदाजा लग जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं किसी भी एक्सोप्लैनेट को स्टडी करने के लिए। ध्यान दीजिए कि डॉपलर वाली मेथड से हमें सिर्फ मास यानी वजन का अंदाजा लग रहा था, कोई ग्रह कितना बड़ा है ये जरा भी पता नहीं चल रहा था। अगर हमें किसी प्लैनेट का मास और साइज दोनों पता चल जाएं तो इससे डेंसिटी निकल के आ जाती है, जो कि बहुत काम की चीज है। डेंसिटी यानी वो ग्रह कितनी डेंस चीजों से बना हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे सौरमंडल में जो बड़े बड़े ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, ये इनकी डेंसिटी बहुत कम है
क्योंकि ये गैसेस से बने हैं अधिकतर। इनके ऊपर लैंड नहीं किया जा सकता, खड़े नहीं हो सकते। जबकि जो ज्यादा डेंसिटी वाले ग्रह हैं, पृथ्वी, मरकरी, वीनस, मार्स, ये चट्टानी जिगर वाले रॉकी प्लैनेट्स हैं, इनके ऊपर लैंड किया जा सकता है। तो डेंसिटी पता होने से हमें किसी प्लैनेट को विजुअलाइज करने में, उसके गुणधर्म समझने में मदद मिलती है। हम जितने अलग अलग तरीकों से, जितनी अलग अलग मेथड से किसी एक्सोप्लैनेट को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में उतनी बारीकियां हमें पता चलती जाती हैं और उसके बारे में फिर हम उतने बेहतर तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। उतनी ही बेहतर हम उस एक्सोप्लैनेट की तस्वीर गढ़ सकते हैं और तमाम संभावनाओं के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। एक्सोप्लैनेट ऑब्जर्वेशन शुरुआत के 10-15 सालों में धीमी गति से चला, क्योंकि एक एक करके एक्सोप्लैनेट्स का पता लगाया जाता था और ब्रह्मांड में इतने सारे तारे हैं कि ये बहुत धीमी प्रक्रिया रही। दरअसल शुरुआत के दिनों में ट्रांजिट मेथड में एक दिक्कत आ रही थी। दिक्कत या मतलब एक हैक है जिसको अनलॉक नहीं किया गया था। दिक्कत ये थी कि यार अपन को हमेशा से लगभग पृथ्वी जितने आकार के ग्रहों की तलाश रही है और पृथ्वी जैसे ग्रह अपने तारों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, जबकि जुपिटर जैसे बहुत बड़े होते हैं। ये देखिए, ये इमेज बताती है कि हमारी पृथ्वी हमारे सूर्य की तुलना में कितनी छोटी है। अब इतने जो छोटे आकार के एक्सोप्लैनेट्स होते हैं वो ट्रांजिट वाले फेज में बहुत कम लाइट ब्लॉक कर पाते हैं, इसलिए इन तारों से आ रही लाइट के बहुत केयरफुल ऑब्जर्वेशन लेने की जरूरत होती है। और इनके यानी उन प्लैनेट्स के ट्रांजिट के ऑब्जर्वेशन लेने में हमारी पृथ्वी का वायुमंडल, हम जो पृथ्वी से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो पृथ्वी का वायुमंडल बहुत बड़ी बाधा बन जाता है, बीच में आ जाता है। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर एक कवच की तरह है। ये हमें बहुत सारी खतरनाक किरणों से बचाता है, लेकिन ये बहुत सारी जरूरी तरंगों को भी ब्लॉक कर देता है और ये वातावरण जमीन से एक्सोप्लैनेट्स के बारीक ऑब्जर्वेशन में एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। इसलिए कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने सोचा कि अगर हमें कायदे से एक्सोप्लैनेट्स का पता लगाना है तो इस वायुमंडल के पार बाहर अंतरिक्ष में जाकर ऑब्जर्वेशन लेने होंगे। कायदे से एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी करने के लिए अंतरिक्ष के बाहर एक स्पेस टेलीस्कोप भेजने का प्रस्ताव रखा गया और इस प्रपोजल पर अमल भी कर लिया गया। साल 2009 नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा। ये टेलीस्कोप पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए बाहरी अंतरिक्ष से तारों की लाइट पर नजर रखने लगा। केपलर स्पेस टेलीस्कोप को कई आधुनिक उपकरणों से लदा कर भेजा गया था, जिसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका फोटोमीटर। केपलर स्पेस टेलीस्कोप एक साथ कई स्टार्स को एनालाइज करने की क्षमता रखता है। कोई 10, 20, 25, 40 नहीं, एक साथ हजारों, लाखों। केपलर ने कई सालों के लिए 1.5 लाख से ज्यादा तारों का डेटा इकट्ठा किया और ये डेटा पृथ्वी तक भेजा गया। ये डेटा खगोल वैज्ञानिकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। केपलर स्पेस टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन की फील्ड में क्रांति लेकर आया। 1995 में पहले एक्सोप्लैनेट की खोज के बाद अब तक करीब 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं और इनमें से आधे से ज्यादा केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने खोजे हैं। 2018 में केपलर का फ्यूल खत्म हो गया, इसकी सर्विस खत्म हो गई, इतने सालों के लिए इसे भेजा गया था और तब नासा ने इसे डीकमीशन कर दिया, मतलब इसका काम रुक गया। लेकिन सिलसिला यहाँ नहीं रुका। अप्रैल 2018 में नासा ने एक्सोप्लैनेट्स खोजने वाला एक और स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में भेज दिया, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, शॉर्ट में बोलते हैं टेस। टेस की खासियत यह है कि ये केपलर के मुकाबले अंतरिक्ष में 400 गुना ज्यादा बड़ा एरिया ऑब्जर्व कर सकता है। ये टेलीस्कोप भी हजारों नए एक्सोप्लैनेट्स कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर चुका है। इनमें से कुछ की मौजूदगी पर मुहर लगाई जा चुकी है, लेकिन अधिकतर की पुष्टि होनी अभी बाकी है। केपलर और टेस दोनों ही ट्रांजिट मेथड से एक्सोप्लैनेट्स का पता लगाते थे और ये एक साथ बहुत सारे स्टार्स ऑब्जर्व कर पाते थे। ये इनकी बहुत बड़ी खासियत रही। सोचने वाली बात यह है कि अभी तक इतने बड़े आसमान में बहुत छोटे से हिस्सों को ही टारगेट किया है इनने। बहुत जरा से ही आसमान के हिस्से को देखा, उसी में लाखों तारे देख लिए इनने और वहीं से ये हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोज लाए। आज से 30 साल पहले वैज्ञानिकों को एक भी एक्सोप्लैनेट मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही थी। एस्ट्रोनॉमी में इस एरिया को, एक्सोप्लैनेट खोजने को करियर सुसाइड की तरह देखा जाता था कि यार क्या कर रहे हो, एक्सोप्लैनेट कैसे मिलेगा, क्यों खोज रहे हो। लेकिन फिर भी मिशेल मेयर और डिडियर कैलॉट जैसे जुझारू वैज्ञानिकों ने ये काम करके दिखाया और हम सभी का ध्यान सौर मंडल से बाहर मौजूद ग्रहों की तरफ खींचा। इनके शानदार काम के लिए इन्हें साल 2019 का फिजिक्स नोबेल प्राइज मिला और इनकी इस पहली एक्सोप्लैनेट डिस्कवरी के बाद से ये एक बहुत गर्मा गर्म रिसर्च एरिया बन चुका है। अब वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्रह्मांड में औसतन जितने तारे हैं, शायद उससे भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स मौजूद हैं। अब अगले कुछ सालों में इन एक्सोप्लैनेट्स की बारीकियों को तलाशने पर जोर रहेगा, जिसके लिए 2022 में मनुष्यों के इतिहास का सबसे ताकतवर स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में तैनात कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हमने एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी का एक ओवरव्यू लेने की कोशिश की। हमने बेसिकली ये समझा कि
कैसे शुरुआती मेथड्स डेवलप की गई अरबों खरबों किलोमीटर दूर एक्सोप्लैनेट्स को तलाशने की। बहुत सारी चीज़ें जो हमसे मिस हो गई, बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सोप्लैनेट्स की डिटेल्स पिछले कुछ सालों में सामने आई हैं, उन्हें हम डिस्कस नहीं कर सके वीडियो की लेंथ के कारण। बहुत सारी अलग इमेजेस हैं, डायरेक्ट इमेजिंग मेथड है जिनसे डायरेक्ट एक्सोप्लैनेट्स को देखा जा सकता है, वो भी डेवलप कर ली गई हैं। और भी बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें जिन्हें हम डिस्कस नहीं कर पाए। लेकिन इस कहानी में आपको अगले कुछ सालों तक जो नज़र रखना है, वो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देता हूँ। पिछले साल दिसंबर 2021 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया और उसमें बहुत आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं एक्सोप्लैनेट्स को डिटेल में स्टडी करने के लिए। अभी तक क्या हुआ है कि हमने शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं एक्सोप्लैनेट्स, बहुत सारे हज़ारों खोज लिए हैं, लेकिन वो हैं कैसे, दरअसल उनकी बारीकियां क्या हैं, उनके बारे में हमें बहुत कुछ नहीं पता है। तो उसके लिए जो आगे का काम है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किया जाएगा। मतलब ऐसा है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स मेंस नहीं होते हैं जैसे, तो एक्सोप्लैनेट्स के केस में भी वही हो चुका है। अब जो इंटरव्यू लेने वाला काम है, बारीकी से उन एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करने वाला काम है, उसके लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और आगे के उपकरण काम में आएंगे। तो वो वहाँ पे अपन को थोड़ी सी नज़र बनाए रखनी है। इसमें जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं फॉर श्योर फ्यूचर में हम एक वीडियो इस पर बनाएंगे ही। तब तक के लिए हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऊपर 2 वीडियोस, 2 एक्सप्लेनर्स ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरा खंगाल आइए क्या क्या है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बापू ने बताया था बचपन में एक और भी दुनिया है कहीं, वो है परियों का देश, रंगीन है भेष, कोई फिक्र जहाँ है नहीं।